यदि आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हों और उसको सब्सक्राइब किए हों तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप उसे सब्सक्राइब न किए हों तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा जो YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचता रहे। इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वह भी लाभान्वित हो सकें। प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं और पदार्थ के गुण के संबंध में अध्ययन करेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? आप अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। ये वस्तुएं दो तरह की हैं, एक सजीव वस्तुएं हैं और दूसरी निर्जीव वस्तुएं हैं। सजीव वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, खरगोश, मनुष्य, मक्खी, मच्छर, तितलियां, तिलचट्टे, सर्प और विभिन्न प्रकार के पौधे आप देखते हैं। ये सभी सजीव वस्तुएं हैं। परंतु दूसरी इस प्रकार की भी वस्तुएं आप अपने चारों तरफ देखते हैं जिसमें जीवन नहीं है, अर्थात ये निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे नदी, तालाब, पहाड़, मकान। ये जो वस्तुएं हैं इनमें जीवन था ही नहीं। लेकिन आप अपने घर में फर्नीचर भी देखते हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं, मेज और कुर्सी भी देखते हैं। यह मृत वस्तुएं हैं, यह कभी सजीव थे। यानी जो यह फर्नीचर बना है यह किसी पेड़ पौधे से ही बना है और पेड़ पौधे सजीव वस्तुएं होते हैं। अतः यह उन्हीं से सजीव वस्तुओं से बना है, आज इसमें जीवन नहीं है। अतः यह मृत वस्तुएं हैं। जो पृथ्वी पर जन्म लिया है यानी जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी एक न एक दिन अवश्य मृत्यु हो जाएगी और उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो यह जो लकड़ी, मेज, कुर्सी आप अपने चारों तरफ अपने घर में देखते हैं यह सजीव वस्तुओं से निर्मित हैं। इस समय इसमें जीवन नहीं है, अतः यह मृत वस्तुएं हैं। कोई भी वस्तु हो, चाहे वह सजीव वस्तु हो, मृत वस्तु हो अथवा निर्जीव वस्तु हो, यह पदार्थ की बनी है। और पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ की डेफिनेशन क्या है? पदार्थ की परिभाषा क्या है? पदार्थ उसे कहते हैं जिसका कुछ न कुछ भार होता है, जो कुछ न कुछ स्थान घेरता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहा जाता है। अब बात यह होती है कि जो पदार्थ होते हैं यह किसके बने होते हैं? पदार्थ विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जो अणु होते हैं यह भी अनेक समान अथवा असमान विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, अर्थात एटम्स कहा जाता है। यह जो परमाणु होते हैं यह तीन मूलभूत कणों से बने होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है अर्थात उदासीन कण है। इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम सर जे जे टॉमसन
ने किया था और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिसकी सहायता से आप इन 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोजकर्ता हैं उसका नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको इतना सारा कुछ नहीं याद करना है। आप एक ट्रिक जानिए, ईटा पर नाच। ईटा पर नाच मीन्स ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। नाच जो है इसमें न है तो इससे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया। यानी आप याद कर लेंगे ईटा पर नाच तो आपको याद हो गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने और न्यूट्रॉन की चैडविक नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। इन्हीं 3 मूल कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणुओं का निर्माण होता है। हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है यह ऋण आवेशित कण होता है, जो प्रोटॉन होता है यह एक धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है। अब यदि आप किसी परमाणु की संरचना ज्ञात करेंगे तो उसमें आपको यह मिलेगा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं यह परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है और हमने यह भी बताया कि यह जो प्रोटॉन होते हैं यह परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह इस नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जितने संख्या नाभिक में प्रोटॉन की होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न दीर्घ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और वही परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है। यानी परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अतः जितने प्रोटॉन किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न दीर्घ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, इसीलिए कोई भी तत्व का परमाणु मूलतः उदासीन होता है। अब हम बात करते हैं पदार्थ के गुण के संबंध में। जो पदार्थ होता है उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वह कुछ न कुछ स्थान घेरता है और पदार्थ का ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अर्थात उस पदार्थ को आप छू करके अथवा देख करके उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए मैं बात करूं पदार्थ की अवस्थाओं के संबंध में। किसी भी पदार्थ की कुल मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 गैसीय अवस्था। अब बात किया जाए कि ठोस किसे कहते हैं। जैसे मैं हाथ में यह डस्टर लिया हूँ,
इसका आकार भी निश्चित है, इसकी आकृति भी निश्चित है। हाथ में हमने ये मार्कर लिया है, इसका आकार भी निश्चित है और आकृति भी निश्चित है। तो ठोस ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जिसका आकार और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। ठोस में पदार्थों के जो अणु होते हैं वह परस्पर बहुत नज़दीक नज़दीक स्थित होते हैं, अतः इनके बीच अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है। पदार्थ की दूसरी अवस्था के संबंध में हम बात करते हैं जिसे उसकी द्रव अवस्था कहा जाता है। जो द्रव होते हैं, इन द्रव का आकार और आकृति परिवर्तनशील होते हैं। आयतन तो समान रहता है, उसका भार तो समान रहता है, लेकिन उसका आकार परिवर्तनशील होता है। ठोस का हमने उदाहरण आपको दिया। ठोस पदार्थ का हम आपको उदाहरण दें कि डस्टर, चाक, फर्नीचर, ईंट, किताब, कॉपी, यह सभी ठोस वस्तुओं के उदाहरण हैं। लेकिन द्रव का अगर आपको उदाहरण दें तो इसमें आप लिखेंगे पानी, मिट्टी का तेल, दूध, पेट्रोल, मोबिल ऑयल, ये सभी द्रव वस्तुएं हैं। तो जो द्रव वस्तुएं होती हैं उनका द्रव्यमान तो निश्चित होता है, परंतु उनकी आकृति बदल जाती है। वह जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपके पास दूध हो, इसको आप एक बीकर में रखें तो इसमें इसका आकार इस बीकर के आकार का हो जाएगा। लेकिन इसी को यदि आप एक परख नली में डाल दें तो परख नली के आकार का हो जाएगा। इसका आकार, अगर इसको आप एक कॉनिकल फ्लास्क में रख दें तो इसका आकार शंक्वाकार हो जाएगा। तो जो द्रव होते हैं इनका आकार जिस बर्तन में यह रखे जाते हैं उसी के आकार का हो जाता है, अर्थात द्रव वस्तुओं का आकार ठीक वही हो जाता है जिस बर्तन में यह रखे जाते हैं। द्रव्यमान तो नहीं बदलता है, लेकिन आकार उनका बदल जाता है। और इसमें जो अंतरा अणुक स्थान होते हैं वह ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं। यानी द्रव में पदार्थों के अणु ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर स्थित होते हैं। लेकिन जो दूसरी अवस्था होती है वह गैसीय अवस्था कहलाती है। और गैसीय अवस्था में पदार्थ के अणु इस द्रव की अपेक्षा भी दूर दूर स्थित होते हैं। जैसे एलपीजी गैस आप जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर में भरी रहती है, सिलेंडर के आकार की रहती है। अगर उसको आप छोटे सिलेंडर में भर देंगे उसका आकार छोटे सिलेंडर जैसा हो जाएगा। और इसमें जो गैस के अणु होते हैं वह एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, अर्थात गैस पदार्थ की गैसीय अवस्था में पदार्थ के अणुओं के बीच अंतरा अणुक स्थान ठोस द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। इसमें यानी पदार्थ की गैसीय अवस्था में उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठोस में हमने आपको बताया है कि ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, लेकिन द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन पदार्थ की गैसीय अवस्था में उनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है।
अगर एक बड़े सिलेंडर में जिसमें कि 14 केजी एलपीजी आती है, उसमें आप 10 केजी एलपीजी भरेंगे तब भी सिलेंडर पूरा भरा रहेगा, यानी गैस के अणु पूरे सिलेंडर में बिखरे रहेंगे। और उसमें 1 केजी आप एलपीजी भर देंगे तब भी गैस के अणु पूरे सिलेंडर में फैले रहेंगे। अंतर यह होगा कि उनके बीच जो अंतराणु स्थान है यह काफ़ी बढ़ जाएगा। अतः पदार्थ की गैसीय अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं में अवस्था परिवर्तन भी होता है। उदाहरण के लिए जल एक द्रव है, यदि इसको काफ़ी ठंडा कर दिया जाए तो यह बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसको आप गर्म कर दें तो यही जल गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव जो जल है, इसको ठंडा करने पर यह बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और बर्फ में पदार्थ के अणु काफ़ी नज़दीक नज़दीक स्थित होते हैं। उनका आयतन, आकार दोनों निश्चित होता है। जिस तापमान पर कोई द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह तापमान उस द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जमन ताप अर्थात जमनांक कहलाता है। लेकिन जब किसी द्रव को आप गर्म करते हैं और वह द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो जिस तापमान पर कोई द्रव अपने द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह तापमान उसका क्वथन ताप अर्थात क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जल गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन इसी जल को जब आप काफ़ी ठंडा करते हैं और इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो यह बर्फ में परिवर्तित होने लगता है। अर्थात जल का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको जमनांक कहा जाता है अथवा जमन ताप कहा जाता है, यह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अलग अलग द्रवों का अलग अलग जमनांक और अलग अलग क्वथनांक होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है। जैसे कपूर जो पूजा पाठ में यूज किया जाता है, पदार्थ यह ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब आप उसको जलाते हैं तो यह बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। अतः कपूर एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है और इसका यह गुण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 9 के लिए इससे भी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।